गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के क्लास में हम लोग डबल सर्कुलेशन देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ह्यूमन हार्ट को देखा था, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन के मैकेनिज्म हार्ट के अंदर देखे थे। फिर हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स को देखा था। आज के क्लासेस में हम लोगों को देखना है डबल सर्कुलेशन। So let's see what is this double circulation. In the human heart, blood passes through the heart twice in one cardiac cycle. Excuse me. In the human heart, blood passes through the heart twice in one cardiac cycle. This type of circulation is called double circulation. तो human heart में क्या होता है ना कि blood दो बार हार्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो इसी फेनोमेनन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। वन कंप्लीट हार्ट बीट इज इन विच ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस इज कॉल्ड वन कार्डियक साइकिल। सो एक कंप्लीट जो साइकिल है जिसमें हार्ट बीट, कंप्लीट हार्ट बीट के अंदर क्या होता है ना कि चार चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सो जो राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल प्लस लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक साथ रिलैक्स होते हैं एक बार, ठीक है, वंस इन अ कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड एज अ कार्डियक साइकिल। इसी को हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। अगर आप अपने हार्ट पे अपने हैंड को रख कर अगर आप थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि एक सेकेंड से भी कम में एक बार आपका हार्ट बीट कर रहा है। मतलब टोटल 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स आपके हार्ट बीट करेंगे, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की मैं बात बोल रही हूँ, ठीक है। इन वन कार्डियक साइकिल द हार्ट पम्प्स 70 ml ब्लड एंड दस अबाउट 4900 ml ब्लड इन 1 मिनट। सो एक बार जब हार्ट पंप होता है ना, मतलब एक जो बीट होता है ना उसमें 70 ml ऑफ ब्लड जो है ना वो हार्ट पंप करता है। और सोचो 1 मिनट में टोटल लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है हार्ट, ठीक है। So double circulation ensures complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood which is necessary for optimum energy production in warm blooded animals, ठीक है। So double circulation में क्या होता है ना कि डबल सर्कुलेशन विल इंश्योर्स कंप्लीट सेग्रीगेशन, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सअप ना हो, ये इंश्योर करता है कौन? डबल सर्कुलेशन। मतलब क्या कि जैसे क्या आप फ्रॉग की बात करो तो वो 3 चैम्बर्ड ऑर्गेनिज्म है और उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्स हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, अब यहाँ देखो, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वैसे एनिमल्स को बोला जाता है जो अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज ना कर सके। जैसे कि हम लोग, अगर हमें कोल्ड फील होता है तो हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं, है ना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जैसे लिजार्ड वगैरह, वो तो स्वेटर पहन नहीं सकता है, तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को ही चेंज कर लेता है, उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। सो जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, जैसे हम वी ऑल ह्यूमंस, एनिमल्स जो जितने भी है, कैट्स, डॉग एंड ऑल, ये सारे वार्म ब्लडेड है और इनमें डबल सर्कुलेशन ब्लड होता है। ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों सेपरेट हो, ठीक है, दोनों ब्लड सेपरेट हो। आपको मैं यहाँ एक पिक्चर से शो कराना चाहती हूँ। देखो यहाँ डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं हार्ट में, क्योंकि एक बार तो हमारे पूरे बॉडी से ब्लड आया वेना केवा के थ्रू, पूरे बॉडी से वेना केवा के थ्रू ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से ब्लड हमारा कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो ब्लड है हमारे लंग्स में चला जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होकर लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाता है हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। सो जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स है उससे
लंग्स में ब्लड का जाना विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है। सो पल्मोनरी आर्टरी से बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि विच टाइप ऑफ ब्लड फ्लोज इन पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड। तो डोंट बी कंफ्यूज हेयर, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जो ब्लड जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो लंग्स में जा ही रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए या ऑक्सीजनेशन के लिए। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि लंग्स से जो लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है पल्मोनरी वेन की हेल्प से, पल्मोनरी वेन से, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से हमारे लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार तो ब्लड हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट में आया, दूसरी बार ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में आया, पूरे बॉडी से फिर हार्ट में आया। तो यहाँ पे आप 2 बार सर्कुलेशन देख सकते हो, और ये दोनों सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली जा रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हार्ट को डबल सर्कुलेशन। हार्ट मतलब जितने भी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है उसमें यही सर्कुलेशन होता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो कि कैसे वेना केवा से पूरे बॉडी से, वेना केवा के थ्रू, वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो राइट आर्टरियम में वेना केवा से हमारा ब्लड आ रहा है, और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद फिर लंग्स, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन एंड देन फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड देन आफ्टर दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव टू द pulmonary vein, will go to pulmonary vein, from pulmonary vein it will enter to the right atrium, and from right atrium it will go to the right ventricle, and from there it will go to the aorta. So double circulation आप यहाँ clearly देख सकते हो, ठीक है। एक बार हार्ट से लंग्स में, लंग से हार्ट में, दूसरी बार हार्ट से बॉडी में, बॉडी से लंग्स में, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स डबल सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी देखा है, अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देयर आर 2 टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स। तो देखो, वास्कुलर टिश्यूज वैसे टिश्यूज को बोलते हैं ना जो कि कंडक्शन का काम करता है। मतलब क्या कि कोई भी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाना या ऊपर से नीचे ले आना। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग 2 टाइप के वास्कुलर टिश्यूज की बात करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले देखते हैं जाइलम होता क्या है। सो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम का काम है रूट से ऊपर की तरफ कंडक्ट करना। क्या कंडक्ट करना? तो वाटर एंड मिनरल्स। सो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इट इज कंपोज ऑफ ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। सो जाइलम पैरेन्काइमा में, ठीक है, 4 तरह के सेल होते हैं, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल्स की बात करेंगे, ठीक है। सो ट्रैकीड्स एंड जाइलम वेसल्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। द जाइलम मेक्स अ कंटिन्यूअस ट्यूब इन द प्लांट्स विच रन्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड राइट अप टू द वेन्स ऑफ द लीव्स। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स क्या होता है ना कि दोनों है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ट्रैकीड्स और वेसल्स, ठीक है। तो वेसल्स जो है ना हमारा ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप का शेप का होता है, और ट्रैकीड्स जो होते हैं ना वो भी कंडक्शन का काम करता है, लेकिन उसके एंड बहुत टैपरिंग होते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे ये पतला रहेगा, फिर बीच में थिक, फिर पतला, ऐसे करके आप स्ट्रक्चर देखते होंगे। नीचे पतला, फिर थिक दोनों तरफ, और फिर पतला, उसको ट्रैकीड्स बोलते हैं। और वेसल्स में क्या होता है ना कि नीचे और ऊपर दोनों वाला पार्ट है ना हमारा सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो ठीक है, ये दोनों एक्चुअली क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और इनमें ना कोई साइटोप्लाज्म होता है ना कोई सेल ऑर्गेनल्स होता है। इसका काम है बस कंटिन्यूअस वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन और ले जाकर प्लांट के ऊपर वाले पार्ट्स में लेकर जाना। सो जाइलम मेक्स अ कंटिन्यूअस ट्यूब, और ये ट्यूब किस चीज़ का बना है? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स का, ठीक है। ट्रैकीड्स को हमने बताया कि टैपरिंग एंड्स होता है, बीच में बहुत थिक होता है, और वेसल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। उसका एंड वाल रहता ही नहीं है। मतलब क्या कि जैसे आप पानी पटाने के लिए पाइप देखे होंगे, उसमें क्या होता है ना कि अगर एंड वाल बीच में मैं सेपरेट कर दूंगी तो पानी पटाने में कितना दिक्कत होगा। वैसे ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ भी एंड वॉल नहीं होता है। ऐसे सिलेंडर होता है ना,
तो एक के ऊपर एक छोटा छोटा सिलेंडर अरेंज रहता है ऊपर तक, इसको बोलते हैं वेसल्स। और ट्रैकिट्स मतलब टैपरिंग इट्स, लेकिन ये साइड बाय साइड अरेंज रहता है, क्योंकि एंड टैपरिंग है तो एक के ऊपर एक तो एडजस्ट नहीं होगा, तो साइड बाय साइड अरेंज रहता है और दोनों एक दूसरे के अगल बगल में होते हैं। और प्लांट में कंडक्शन का काम इन्हीं दोनों टिश्यूज़ का रहता है, ठीक है। So the xylem makes a continuous tube in plant which runs from roots to stem and right up to the veins of the leaves, ठीक है। इनका क्या काम है? कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इनका क्या काम है? वाटर और मिनरल्स लीव्स से प्लांट के दूसरे पार्ट में लेकर जाना, ठीक है। अब देखो फ्लोएम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन का काम फ्लोएम का भी होता है, लेकिन जो जाइलम होता है उसमें वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन फ्लोएम में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो फूड का। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब्स। फ्लोएम में क्या होता है? सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। 4 तरह के सेल्स होते हैं, ये एक्चुअली बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पे फ्लोएम होना चाहिए था, ठीक है। सो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स मिस्टेक से यहाँ पे हो गया है, ये फ्लोएम फाइबर्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सीप ट्यूब्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लोएम। और सीप ट्यूब्स में हम लोग क्या करेंगे ना कि बस यहाँ पे सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की बात करेंगे, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स की बात नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों डेड सेल्स है, लेकिन यहाँ सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स है ना, वो दोनों लिविंग सेल्स है। सीप ट्यूब का क्या काम है ना कि जैसे क्या कि एक सिलेंडर, जैसे क्या वेसल जो है ना एक दूसरे पे अरेंज था, एक के ऊपर एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में, वैसे ही होता है सीप ट्यूब। ये भी एक के ऊपर एक अरेंज होता है, लेकिन सीप ट्यूब्स में बीच बीच में क्या होता है ना, जो एंड वॉल है ना उसमें परफोरेशंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीव। ये छन्नी की तरह काम करता है, मतलब एक जो सबस्टांस नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो छन के ऊपर जाएगा, ठीक है। और कंपेनियन सेल जो है ना वो सीप ट्यूब्स के जस्ट बगल में अरेंज रहता है, इसको बोलते हैं कंपेनियन सेल्स, क्योंकि ये हेल्प करता है सीप ट्यूब को, क्योंकि सीप ट्यूब्स है ना उसमें कंडक्शन का काम करता है वो सीप ट्यूब। तो यानी क्या वो लिविंग भी है, तो उसके साइटोप्लाज्म है ना साइड में जाकर ल्यूमेन में चिपक जाते हैं, और न्यूक्लियस जो है ना वो नहीं होता है सीप ट्यूब में। अब ये लिविंग रहने के लिए कंपेनियन सेल्स है ना अपने पास जो उसके पास न्यूक्लियस है, अपने पास जो सेल ऑर्गेनल्स है, वो उसको हेल्प करता है सीप ट्यूब को, ठीक है। वो उसको कंपनी प्रोवाइड करता है। कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड अ कंपनी टू सीप ट्यूब बिकॉज इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्म है, सब कुछ है। लेकिन सीप ट्यूब के पास बस साइटोप्लाज्म है जो कि ल्यूमेन में जाके चिपका रहता है, बीच में बिल्कुल खाली स्पेस है, तभी तो आराम से कंडक्शन होगा। इसलिए फ्लोएम इज कंपोज ऑफ सीप ट्यूब सम कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स ऑल्सो। बट फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स की बात हम लोग इस लेक्चर में नहीं कर रहे, क्योंकि हमें सिर्फ कंडक्शन का काम करना है, तो सिर्फ सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स की ही बात करेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझ गए हो, ये दोनों ही लिविंग सेल्स है, जबकि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम वाज डेड सेल्स। वहाँ पे कंडक्शन होता था, लेकिन वाटर एंड मिनरल्स का, यहाँ पे फूड का कंडक्शन होगा, ठीक है। तो सीप ट्यूब्स के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वो भी ल्यूमेन के साइड में अरेंज रहता है, चिपका रहता है। और कंपेनियन सेल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ है, तो ये सीप ट्यूब्स को हेल्प करता है हर चीज़ से, ठीक है। तो सीप ट्यूब्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लोएम। तो सीप ट्यूब्स ही बेसिकली कंडक्टिंग एलिमेंट्स है, कंपेनियन सेल्स तो उसको हेल्प करने के लिए है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के 2 पार्ट्स है, एक जाइलम और फ्लेम। वी ऑलरेडी डिस्कस these 2 points here. Now we will read about ascent of sap. एसेंट ऑफ सैप मतलब क्या होता है? सबसे पहले सैप जानेंगे। सैप मतलब होता है वाटर एंड मिनरल। जब वाटर एंड मिनरल को मिला दोगे तो उसको बोलते हैं सैप। और एसेंट ऑफ सैप मतलब वाटर एंड मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। सो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। सो समझ में आ गया? सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल्स, एंड एसेंट ऑफ सैप मतलब होता है क्या कि वाटर एंड मिनरल का ऊपर उठना, रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जाना, ठीक है। ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। मेनी फैक्टर्स प्ले इन द एसेंट ऑफ सैप एंड इट टेक्स प्लेस इन मेनी स्टेप्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको हेल्प करते हैं, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं दिस एसेंट ऑफ सैप को। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट स्टेप्स जो कि एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है।
देखते हैं सबसे पहले रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। देखो, द वॉल्स ऑफ द सेल्स ऑफ रूट हेयर्स आर वेरी थिन। तो जब भी हम लोग सबसे पहले जब भी कंडक्शन की बात करते हैं वाटर एंड मिनरल का, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रूट बनाया, रूट के साथ साथ हमने रूट हेयर्स बनाए। सपोज ये मेन रूट है, ठीक है, मेन रूट है, इसके साथ साथ ऐसे ऐसे कुछ हेयर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो मेन रूट से अटैच आपको फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, और ये रूट हेयर्स का सेल जो है ना वो बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन। ठीक है, सो ये थिन जो है ना, ये जो थिन वॉल होता है, थिन इसके जो रूट हेयर्स के जो वॉल होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं, और इसकी जगह इसी के कारण वाटर फ्रॉम सॉइल इंटर्स इनटू द रूट हेयर। तो वाटर है ना सॉइल से रूट हेयर में एंटर कर जाता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। सो रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। सो वाटर जो है ना सॉइल से एंटर कर जाता है रूट हेयर में, क्यों? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। अब बोलोगे मैम व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या कि वाटर का डिफ्यूज़न होता है। एक्चुअली दो प्रोसेस होता है, एक होता है डिफ्यूज़न, एक होता है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न में बेसिकली क्या होता है ना कि सॉल्यूट का मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे क्या कि अगर मैं एक गिलास पानी में 2 चम्मच सॉल्ट डाल दूंगी, तो सॉल्ट को जैसे ही डालूंगी ना, तो जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ से सॉल्ट उस तरफ मूव होगा जहाँ पानी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होगा। सो इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब आप एक अगरबत्ती जलाओगे रूम में, तो वो धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगा। पहले आपके रूम में, धीरे धीरे रूम से बाहर चला जाएगा हॉल में, फिर हॉल से चला जाएगा किचन में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है ना कि पानी का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक रेजिन को चीनी में डाल दो, ठीक है, तो रेजिन को चीनी में डालोगे तो देखोगे क्या कि रेजिन के अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और चीनी में पानी है ही नहीं। तो रेजिन देखेगा क्या, रेजिन के अंदर का जो भी पानी है वो चीनी की तरफ मूव होगा। मतलब पानी रेजिन के अंदर जो किशमिश बोलते हैं, किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा था और चीनी में पानी कम था, इसलिए पानी किशमिश के अंदर का पानी चीनी में चला आया। वैसे ही अगर आपकी मम्मी लेमन का पिकल बनाती होगी तो सिर्फ लेमन को आराम से घिसकर सॉल्ट में डाल देती है और धूप में डाल देती है। तो उस वक्त क्या होता है ना कि लेमन के अंदर का जो पानी है, वो लेमन के अंदर तो बहुत सारा पानी है, वो जैसे ही सॉल्ट में डालेंगे तो सॉल्ट में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है। तो सॉल्ट में पानी है ना नींबू से बाहर जो चला गया, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर जानना चाहिए कि ऑस्मोसिस के लिए एक मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। जैसे नींबू का छिलका, वो मेम्ब्रेन ज़रूरी है, तभी पानी है ना नींबू के छिलका को पार करते हुए सॉल्ट में चला जाएगा, ठीक है, या फिर शुगर में चला जाएगा। लेकिन छिलका का होना जरूरी है। छिलका सेमी परमिएबल है क्योंकि पानी को वो जाने दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम डिफ्यूज़न की बात करते हैं तो देयर इज नो सच मेम्ब्रेन, वहाँ पे कोई ऐसा मेम्ब्रेन नहीं होता है, बस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर जाता है बेसिकली सॉल्ट या फिर कुछ पार्टिकल्स। तो आपको ये ऑस्मोसिस का आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो द वॉल्स ऑफ द सेल्स ऑफ द रूट हेयर्स आर वेरी थिन, बहुत ही थिन होता है रूट हेयर्स का वॉल, और इसके वजह से वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स टू द रूट हेयर्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो पानी जो है ना वो सॉइल से एंटर कर जाता है रूट हेयर्स में ऑस्मोसिस के कारण, ठीक है। तो वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स टू द रूट हेयर्स, ठीक है। तो रूट हेयर्स में एक मेम्ब्रेन है, रूट का हेयर का ऊपर वाला जो लेयर है, वॉल बोलते हैं, वो मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन के वजह से, वो मेम्ब्रेन को पार करते हुए सॉइल से पानी चला गया कहाँ पे, इनसाइड द रूट। वाई? बिकॉज देखो रूट सॉइल के बाहर मिनरल्स और वाटर का बहुत ज़्यादा क्या है, मिनरल और वाटर का सॉल्यूशन है। अब क्या है ना कि वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मिनरल का कम है। रूट के अंदर मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि बार बार वो मिनरल को ले रहा था रूट से, तो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है रूट के अंदर, क्यों? क्योंकि पानी तो बार बार करके ऊपर चला जा रहा था जाइलम के थ्रू और इवेपोरेट हो रहा था या फिर ट्रांसपीरेशन हो जा रहा था। तो रूट के अंदर बेसिकली मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रूट के बाहर मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कम है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसलिए पानी जो है ना वो रूट हेयर के अंदर एंटर कर जाएगा। हाउ? बाय
दिस क्रॉसिंग दिस मेम्ब्रेन, रूट हेयर का थिन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो चला जाएगा रूट हेयर के अंदर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। एंड रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर टू अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। और रूट प्रेशर में है ना, पानी ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, नीचे आने की कोई चांसेस नहीं है स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल बता सकती हूँ आपको कि आप एक छोटा सा बलून लो, बलून में पूरी तरह से पानी भर दो और ऊपर का नॉट मत बांधो, मतलब उस ऊपर गांठ मत बांधो, और पूरे भरे हुए बलून को ऐसे करके पिचकाओ। जैसे ही पिचकाओगे ना, पानी है ना पुचुक से ऊपर चला जाएगा और वो जितने दूर तक जाएगा ना, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। रूट प्रेशर में भी वही होता है। रूट जो है ना वो प्रेशर लगाता है, और प्रेशर लगाता है तो उसके वजह से पानी ऊपर चला जाता है। तो ये जो रूट प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली स्मॉल प्लांट्स के लिए है, लाइक हर्ब्स के लिए है, ठीक है, जैसे कि मिंट के लिए है, या फिर छोटा प्लांट जैसे कि ग्रासेस के लिए, धनिया जो है ना उसके लिए है। तो ये सब छोटे छोटे प्लांट्स में रूट प्रेशर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, अ वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी। कैपिलरी मतलब होता है बहुत पतला सा ट्यूब, पतला सा ट्यूब। वाटर और एनी लिक्विड राइजेज इन द कैपिलरी। और ये जो, अगर इस ट्यूब को पानी में डाल दोगे ना तो धीरे धीरे पानी उस ट्यूब के अंदर जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल फोर्सेस एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। और ये यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? जो ट्यूब का जो वॉल है ना, वो एक फोर्स लगा रहा है, पानी को खींच रहा है। पानी जो है ना वो वॉल से चिपक जा रहा है, ठीक है, वॉल से चिपक जा रहा है, जिसकी वजह से पानी धीरे धीरे चिपक कर ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? देखो, एडहेंशन मतलब क्या? एडहेशन मतलब होता है क्या कि ये जो हमारा ट्यूब है ना, इसके दीवारों से चिपकना। एडहेशन मतलब क्या कि ट्यूब की दीवारों से चिपकना, और कोहेशन मतलब क्या कि आपस में एक दूसरे से चिपकना। तो ये जो कैपिलरी एक्शन है ना, ये बेसिकली ट्यूब के वॉल से चिपक कर हो रहा है। मतलब क्या कि पानी ट्यूब के वॉल से चिपक जा रहा है, इसके वजह से दूसरा पानी फिर से उधर चला जा रहा है अपने आप में चिपक कर, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन में यही हो रहा है कि ट्यूब में पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। वाटर इन द स्टेम राइजेज अप टू सम हाइट बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। और ये कैपिलरी एक्शन बहुत लंबे लंबे, जैसे आप कोकोनट के ट्री की बात करोगे तो वहाँ पे कैपिलरी एक्शन काम नहीं करेगा। ये भी छोटे छोटे प्लांट्स में ही काम करता है, जैसे कि श्रब्स वगैरह में, ठीक है। आप देख सकते हो, जैसे क्या कि आप एक डिश ले लो या फिर प्लेट ले लो, उसमें आप इंक डाल दो और उस इंक में आप एक ट्यूब डालो। थोड़े देर के बाद देखोगे ना कि वो जो इंक है ना वो धीरे धीरे ट्यूब में ऊपर की तरफ जा रहा है। या फिर आप 2-3 ग्लास ले लो, एक ग्लास में आप एक कलरफुल वाटर ले लो, 2 ग्लास ले लो, एक ग्लास में कलरफुल वाटर और एक ग्लास में कुछ भी नहीं। टिश्यू पेपर है ना, कलरफुल वाटर पूरा भरा होना चाहिए। अब एक टिश्यू पेपर ले लो, जिसको फोल्ड करके इस ग्लास से उस ग्लास में ऐसे करके डाल दो। अब क्या होगा ना कि ये जो कलरफुल वाटर है ना वो टिश्यू पेपर की हेल्प से धीरे धीरे खाली ग्लास में चला जाएगा। तो ये भी हम लोग कैपिलरी एक्शन का ही एग्जाम्पल बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैपिलरी एक्शन खत्म हुआ है। अब हम लोग देखेंगे एडहेंशन कोहेशन of water molecules. देखो, water molecules make a continuous column in the xylem because of the force of adhesion and cohesion among the molecules. तो मैंने आपको एडहेशन कोहेशन के बारे में अभी फिर से मैं बताऊंगी। सबसे पहले क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि जैसे क्या कि एक जाइलम है, ठीक है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है जाइलम में। यहाँ पे ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऐसे कॉन्टिन्यूस चेन बना के ऐसे करके, सपोज यहाँ रूट से लेकर स्टेम से लेकर यहाँ पे लीफ है, ठीक है। तो रूट से ऐसे गया स्टेम में गया फिर यहाँ पे लीफ में चला आया। तो ये जो कॉन्टिन्यूस चेन बना हुआ है रूट से लेकर स्टेम से लेकर लीफ तक, तो ये जो चेन होता है ना, जैसे हम लोग कोई चेन पहनते हैं गले में, वैसा चेन है, ये कॉन्टिन्यूस चेन है। वो चेन में क्या होता है ना कि जैसे क्या पानी सपोज चला गया जाइलम के ट्रैकिड्स एंड वेसल्स में। अब यहाँ पे जो लास्ट चेन का जो लास्ट वाला इंड है ना, उसमें से एक पानी ट्रांसपीरेशन के थ्रू एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर चला गया। अब ये मॉलिक्यूल्स बाहर चला गया तो ये क्या करेगा ना, बगल वाले मॉलिक्यूल्स को अपने प्लेस पे ऐसे खींच लेगा,
ठीक है, ये खाली जो जगह हुआ उसमें बगल वाला खींचेगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे नीचे से ऊपर मॉलिक्यूल्स खींच जाएंगे। अब नीचे में जो खाली स्पेस हुआ ना वो वाटर को ऐसे करके खींच जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चेन है ना, एक दूसरे का हाथ हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे पकड़ के एक को खींचेंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को खींचेंगे तो तीसरा आ जाएगा, ऐसे करते हैं ना। अगर मान लो एक लंबा चेन बना दे बहुत सारे बच्चों का, सपोज 10th क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट है, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हैं, ठीक है, और क्लासरूम के बाहर जाना है। तो सपोज कोई बच्चा है जो एक बच्चे को खींचा तो दूसरी बच्चा आ जाएगा, उसकी जगह तीसरी बच्चा आ जाएगा। वैसे ही करते करते एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो चला जा रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर, और नीचे से रूट के थ्रू एक एक मॉलिक्यूल्स अंदर आ जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडहेशन कोहेशन थ्योरी, ठीक है। और ये बड़े बड़े प्लांट में होता है, जैसे क्या कि तुम देख सकते हो कोकोनट के ट्री में, मैंगो के ट्री में, बड़े बड़े ट्री में होता है, ठीक है। अब देखो ट्रांसपिरेशन पुल, लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट के स्टेम में स्टोमेटा प्लांट के लीफ के नीचे वाले पार्ट में स्टोमेटा होता है, और लेंटिसेल्स है ना प्लांट के स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो पानी का लॉस स्टोमेटा से या फिर लेंटिसेल से, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा क्रिएट्स अ वैक्यूम विच क्रिएट्स अ सक्शन। अब देखो ट्रांसपिरेशन से क्या होता है ना कि एक मॉलिक्यूल्स गया तो वहाँ पे एक वैक्यूम बना, उसी वैक्यूम से दूसरा मॉलिक्यूल सक करके उस जगह पे आ जाएगा, तो वैक्यूम एंड सक्शन क्रिएट करता है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। सो ट्रांसपिरेशन पुल और एडहेशन कोहेशन टेंशन थ्योरी ये काफ़ी रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन पुल के कारण एडहेशन कोहेशन टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल सक्स द वाटर कॉल्यूम फ्रॉम द जाइलम ट्यूब्स एंड दस वाटर इज एबल टू राइज टू ग्रेट हाइट in the even the tallest plant. So transpiration pull या कोहेशन टेंशन कोहेशन एडहेशन कोहेशन जो है ना थ्योरी, ये बड़े बड़े प्लांट में भी होता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स हैपन बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है ना कि सपोज प्लांट का लीफ है, लीफ में क्या है ना कि फूड ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज बना तो यहाँ पे क्या है ना कि लीफ में क्या है ना कि सीप ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स पूरी प्लांट में ऐसे करके स्प्रेड है, मतलब ट्रैकिड्स वेसल्स भी है पूरी प्लांट में फ्रॉम रूट टू लीफ, और ये सीप ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स भी है फ्रॉम रूट टू स्टेम टू लीफ, पूरे प्लांट में ऐसे फैले हुए हैं। अब क्या हुआ ना कि लीफ का कोई पार्ट बना दिया फूड ग्लूकोज और वो डाल दिया किसमें, फ्लोएम में। साथ ही नीचे वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो भी जाइलम से चला गया किसमें, फ्लोएम में। अब यहाँ पे दोनों का क्या बन गया, सॉल्यूशन, और ये धीरे धीरे करके पूरे प्लांट बॉडी में, सपोज प्लांट के रूट के एक पार्ट में इसको चाहिए फूड को, तो वो धीरे धीरे करके ट्रैकिड एंड वेसल्स के सीप ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स के थ्रू चला जाएगा रूट के इस पार्ट में। अब ये जो ग्लूकोज है वो रूट के सेल्स में चला गया, और वाटर जो है ना वो वापिस से जाइलम में चला जाएगा। तो वाटर का काम है ना जस्ट एक सॉल्यूशन बना के फूड को मूव कराने में हेल्प करता है, बस, उसका अब वापिस कोई काम नहीं है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स हैपन बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का यूज़ करने के कारण ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है। दस अनलाइक द ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी को खर्च करके लेकर जाना, उसको बोलते हैं एक्टिव, और पैसिव मतलब बिना एनर्जी खर्च किए। सपोज पानी को हमें ऊपर टैंक से लेकर नीचे गिराना है तो क्या हम एनर्जी खर्च थोड़ी करते, वो तो अपने आप आराम से नीचे आ जाएगा। लेकिन नीचे से ऊपर फेंकना या फिर नीचे से ऊपर ले जाना तो उसके लिए हमें मोटर लगाना पड़ता है, मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। सो यहाँ पे वही है कि ये एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, मतलब ये चारों तरफ लेकर जाना है तो ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च होती है भाई, ठीक है। मोर ओवर द फ्लो ऑफ सब्सटेंस थ्रू फ्लोएम टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये होता है, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक इन फ्लोएम। फ्लोएम में दो तरह का मूवमेंट है। ये फंक्शन देख लो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम का, ठीक है। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, मतलब पुल के कारण मूवमेंट होता है किसका, वाटर का, एब्जॉर्प्शन भी होता है और अपवर्ड मूवमेंट भी होता है। फिर क्या होता है ये, इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट में टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है ये, मतलब अगर ट्रांसपिरेशन होता जाएगा तो क्या होगा, प्लांट के टेम्परेचर मेंटेन होंगे, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, देखो अगर मान लो प्लांट
को बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो क्या करता है ना कि सारे प्लांट को ट्रांसपीरेशन में ही कर देगा, तो फिर वो तो जल जाएगा, इसलिए वो होल्ड करके रखता है, उस समय रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है। इस तरह से प्लांट में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स से प्लांट के अलग अलग पार्ट में लेकर जाना फूड, इसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है ना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।